हेलो फ्रेंड्स, मैं राहुल रंजन स्टडी इंडिया अड्डा के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप लोग पता है, इस चैनल के माध्यम से रेलवे, एनटीपीसी, ग्रुप डी, साथ ही साथ एसएससी, जेई, टायर 1, डीआरडीओ, ये सभी का क्लासेस चल रहा है। दोस्तों, डीआरडीओ, एमटीएस, आपको पता होगा कि ये जो है एक एजुकेशनल चैनल है और यहाँ पे महत्वपूर्ण क्लासेस के साथ में लेटेस्ट नोटिफिकेशन इससे भी जो है करवाया जाता है दोस्तों। और इस पर जो है लगभग 950 प्लस एजुकेशनल वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड हो चुके हैं। ठीक है, आज है। और साथ ही साथ दोस्तों, studyindia.com में जो वेबसाइट है, यहाँ से आप लोग क्लासेस का पीडीएफ जो है डेली जो है आप लोग डाउनलोड करके अपने प्रिपरेशन को और भी बूस्टअप कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है, आज जो टॉपिक है दोस्तों, मास्टर वीडियो मैं आप लोग के लिए प्रोवाइड करा रहा हूँ। एसएससी, जेई, टायर 1 का मास्टर वीडियो इकोनॉमी का है। ध्यान रखिएगा, इकोनॉमी यानी अर्थव्यवस्था का मास्टर वीडियो है दोस्तों। इसमें टॉप 500 क्वेश्चन को इंक्लूड किया गया है और ये सभी वैसे क्वेश्चन है जो अक्सर एसएससी के एग्जामों में मैक्सिमम टाइम रिपीट होते रहते हैं दोस्तों। ठीक है, इसमें जो है सभी ब्रांचों के लिए एलिजिबल है दोस्तों, सभी ब्रांचों के लिए कॉमन टॉपिक। आपको पता होगा कि आपको जो है यहाँ पे जो सिलेबस के अकॉर्डिंग यहाँ पे पढ़ाई कराया जाता है दोस्तों। सिलेबस के अकॉर्डिंग जनरल अवेयरनेस में आपको जो है यहाँ पे हिस्ट्री पूरा कंप्लीट आपको करवा दिया गया है दोस्तों। जियोग्राफी भी पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है। बात करते हैं यहाँ पे इंडियन पॉलिटी भी पूरा कंप्लीट करवा दिया गया है दोस्तों। आज जो ये वीडियो है ये इकोनॉमी का पूरा वीडियो है। इसके बाद आपको जनरल इन्वायरमेंट, करंट अफेयर, साथ ही साथ आपको साइंस और कंप्यूटर, ये सभी का महत्वपूर्ण क्लासेज एग्जाम से पहले तक आप लोग को नॉन टेक्निकल पार्ट पूरा कंप्लीट करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो इस वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर जरूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि मैं जो भी वीडियो इस चैनल के माध्यम से आप लोग को प्रोवाइड कराता हूं उसका पल पल का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल तक पहुंचेगा दोस्तों। ठीक है, हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और सभी लोग साथ साथ में कमेंट करते चलिएगा। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा दोस्तों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए बेसिक इंडस्ट्री। इनमें से कौन सा उद्योग आधारभूत उद्योग नहीं है, बेसिक इंडस्ट्री नहीं है। सब लोग कमेंट कीजिएगा वो कौन सा इंडस्ट्री है दोस्तों। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, कागज इंडस्ट्री, पेपर इंडस्ट्री। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एन इंडिफरेंस कर्व मेजर fill in the blanks level of satisfaction derived from different combination of commodity x and y। एक अनाधिमान वक्र x और y के विभिन्न संगतों से मिलने वाली संतुष्टि के fill in the blanks स्तर को मापती है। ये किस चीज को मापती है? ये मापता है दोस्तों सेम यानी समान को मापता है। एक अनाधिमान वक्र x है और y के विभिन्न संगत से मिलने वाले संतुष्टि को समान स्तर पे जो है मापता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक इनटू टू ब्रांचेज मैक्रो इकोनॉमिक एंड माइक्रो इकोनॉमिक वाज डन बाय। ये किनके द्वारा दिया गया था? अर्थशास्त्र को दो शाखाओं समष्टि अर्थशास्त्र और व्यष्टि अर्थशास्त्र में वर्गीकरण किनके द्वारा किया गया था? बहुत फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, सभी को पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। रैगनर फ्रिस ने, रैगनर फ्रिस इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव ऑन करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन पे आइए। हु वाज द फर्स्ट इकोनॉमिस्ट टू हैव कॉइन्ड द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। वह पहले अर्थशास्त्री कौन थे जिन्होंने सूक्ष्म अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रैगनर फिश। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, इन ए फ्री इंटरप्राइजेज इकोनॉमी द डिसीजन ऑन व्हाट शैल बी प्रोड्यूस्ड इज मेड बाय। एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में इसके बारे में निर्णय किसके द्वारा किया जाता है कि क्या उत्पादित किया जाएगा? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, डिमांड यानी मांग जो है इंडिकेट करता है। एक मुक्त उद्यम अर्थव्यवस्था में मांग जो है निर्णय, इसके बारे में निर्णय किसके द्वारा किया जाता है? वो दोस्तों डिमांड के द्वारा जो किया जाता है कि क्या उत्पादित करना चाहिए, उत्पादन होना चाहिए या नहीं। क्योंकि मांग रहेगा, डिमांड रहेगा, तभी प्रोडक्शन ज्यादा होगा, उत्पादन किया जा सकता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच इकोनॉमिक एक्टिविटी कैन नॉट बी इंक्लूडेड इन द टर्शियरी सेक्टर, तृतीय क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं किया जा सकता। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है दोस्तों। मैं जो भी वीडियो में क्वेश्चन को सेलेक्ट करता हूं वो सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण होते हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, बी कीपिंग यानी मधुमक्खी पालन। तृतीय क्षेत्र में कौन सी आर्थिक गतिविधि शामिल नहीं किया जा सकता, मधुमक्खी पालन को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर द पब्लिक सेक्टर यूनिट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सार्वजनिक क्षेत्र इकाई के लिए सही है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मोस्ट ऑफ एसेट इज आउंड बाय गवर्नमेंट, अधिकांश परिसंपत्तियां सरकारी स्वामित्व में होता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट डज पैरेलल इकोनॉमिक मींस, समानांतर अर्थव्यवस्था का क्या तात्पर्य है। सब लोग कमेंट कीजिएगा, पैरेलल इकोनॉमी का क्या मतलब होता है। सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों। पैरेलल इकोनॉमी का मतलब होता है ब्लैक मनी, काला धन, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, हु अमंग द फॉलोइंग इज रिलेटेड विथ लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी, निम्नलिखित में से कौन संपत्ति के श्रम सिद्धांत से संबंधित है। संपत्ति के श्रम सिद्धांत से कौन सा जो है प्रॉपर्टी संबंधित है वो आपको बताना है। उस प्रॉपर्टी दोस्तों ये जो है संबंधित है जॉन लॉक के द्वारा, ठीक है। लेबर थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी जो है जॉन लॉक के द्वारा दिया गया था, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेक ऑफ स्टेज इन एन इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में टेक ऑफ स्टेज का क्या मतलब होता है। टेक ऑफ स्टेज का मतलब होता है दोस्तों स्टेज ऑफ ग्रोथ, विकास का चरण को ही टेक ऑफ स्टेज के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, पैरेलल इकोनॉमी इमर्ज ड्यू टू, समानांतर अर्थव्यवस्था किसके कारण उभरती है। समानांतर अर्थव्यवस्था टैक्स इवेशन के कारण यानी कर वंचन के कारण जो है उभरती है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ब्रिक्स मार्केट कैन यूजुअली बी केप्ट इन व्हिच कैटेगरी ऑफ मार्केट, ईंट के बाजार को सामान्यतः किस श्रेणी के बाजार में रखा जा सकता है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। ईंट के बाजार को दोस्तों लोकल मार्केट में रखा जा सकता है, स्थानीय बाजार में, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज फिक्स्ड कॉस्ट, निम्नलिखित में से स्थिर लागत कौन सी है। फिक्स्ड कॉस्ट दोस्तों मशीनों पर व्यय, एक्सपेंडिचर ऑन मशीन जो है फिक्स्ड कॉस्ट के अंतर्गत आता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी वाज अनाउंस इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ईयर, राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की घोषणा निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था। नेशनल टेलीकॉम पॉलिसी कब हुआ था दोस्तों, ये हुआ था 2012 में, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ट्रिकल डाउन थ्योरी इग्नोर द इंपैक्ट ऑफ द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑन, टपन सिद्धांत निम्नलिखित में से किस पर आर्थिक वृद्धि के प्रभाव को नजरअंदाज करता है। करेक्ट आंसर होगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को, आय वितरण को, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक डील्स विथ समष्टि अर्थशास्त्र इससे संबंधित है। मैक्रो इकोनॉमिक्स दोस्तों द सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, आय का वृत्ताकार प्रभाव से संबंधित है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, द जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस वाज डेवलप्ड बाय, समान संतुलन विश्लेषण किसने विकसित किया था। जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस की बात हो रहा है दोस्तों, ये किया गया था वॉलरस के द्वारा, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, एन इंडिफरेंस कर्व मेजर द सेम लेवल ऑफ, उदासीनता वक्र
किसके समान स्तर को मापता है? उदासीनता वक्र दोस्तों सेटिस्फैक्शन फ्रॉम टू कमोडिटी, दो वस्तुओं के से प्राप्त संतुष्टि को मापता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एन इंक्रीजेज इन प्राइस विल बी, मूल्य में वृद्धि से क्या तात्पर्य है? मूल्य में अगर वृद्धि होता है दोस्तों तो इसका मतलब होता है कि उपभोक्ता विशेष में अधिशेष में घटत होता है, यानी डिक्रीज कंज्यूमर सरप्लस होगा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डील विथ माइक्रो इकोनॉमिक्स, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के साथ संबंधित है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। हायर फी एट प्राइवेट स्कूल विल इंक्रीज एडमिशन एट पब्लिक स्कूल, प्राइवेट स्कूल में अधिक फीस के कारण पब्लिक स्कूलों में दाखिले में वृद्धि होगी। ठीक है, निम्नलिखित बयानों में से कौन सा सूक्ष्म अर्थशास्त्र के साथ संबंधित है? ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, महात्मा गांधी कॉन्सेप्ट ऑफ राम राज्यवाद, महात्मा गांधी की राम राज की संकल्पना क्या थी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ए स्टेटलेस सोसाइटी, राज विहीन समाज उससे रिलेट करता था दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक वाज यूज्ड बाय, बृहद अर्थशास्त्र, मैक्रो इकोनॉमिक शब्द का प्रयोग किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रेगनर फ्रिश के द्वारा। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, याद कर लीजिएगा, मैक्रो माइक्रो को जो है ये दिया गया था रेगनर फ्रिश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द कॉन्सेप्ट ऑफ ज्वाइंट सेक्टर इंप्लाइज कॉर्पोरेशन बिटवीन, संयुक्त क्षेत्र की संकल्पना में किसके बीच सहयोग आवश्यक होता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्री, सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र के उद्योगों के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वन ऑफ द फॉलोइंग इज लेबर इन इकोनॉमिक, निम्नलिखित में से एक अर्थशास्त्र में श्रमिक कहलाता है, वह कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए म्यूजिशियन परफॉर्मिंग फॉर ए बेनिफिट फंड, कोई संगीतज्ञ जो किसी सुविधा निधि के लिए कार्यक्रम में भाग ले रहा होता है, तो उसी को दोस्तों ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। एक अर्थशास्त्र में श्रमिक इसी को बोला जा सकता है ऑप्शन के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ए मार्केट इकोनॉमी इज वन व्हिच, बाजार अर्थव्यवस्था वह होती है जो क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, इज फ्री फ्रॉम द गवर्नमेंट कंट्रोल, बाजार व्यवस्था सरकारी नियंत्रण से मुक्त होता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिएगा दोस्तों, लाइक शेयर करने में कमी नहीं कीजिए। बेसिक प्रॉब्लम ऑफ एन इकोनॉमी इज, अर्थव्यवस्था की मूल समस्या क्या है? अर्थव्यवस्था की मूल समस्या क्या है दोस्तों? ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा, डिसाइड एज टू व्हाट, हाउ एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस, क्या, कैसे और किसके लिए उत्पादन के बारे में निर्णय करना, यही दोस्तों अर्थव्यवस्था की मूल समस्या है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, माइक्रो इकोनॉमिक डील्स विथ, माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा, द डिसीजन मेकिंग ऑफ ए सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल लाइक डिमांड, मांग की तरह एक ही आर्थिक चर का निर्णय लेना माइक्रो अर्थशास्त्र का संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिस्टीज फेयर सिस्टम, लाइलेस फेयर सिस्टम, निम्नलिखित में से कौन से लाइलेस फेयर प्रणाली की एक विशेषता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन है नो गवर्नमेंट इंटरवेंशन, सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द इनोवेशन थ्योरी ऑफ प्रॉफिट वाज प्रपोज्ड बाय, लाभ का नव प्रवर्तन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? सब लोग कमेंट कीजिएगा।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, शुम्पीटर के द्वारा। लाभ का नवप्रदन सिद्धांत जो है शुम्पीटर के द्वारा प्रपोज किया गया था, प्रतिपादित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ग्रीन बैंकिंग मीन्स, ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ होता है? ग्रीन बैंकिंग का मतलब होता है दोस्तों बैंक फाइनेंसिंग प्रो एनवायरमेंटल प्रोजेक्ट, पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक को ग्रीन बैंकिंग के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन विच फील्ड डिड अमर्त्य सेन विन द नोबेल प्राइज? अमर्त्य सेन ने किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार जीता था? सभी को पता होगा, बहुत बार इस चैनल पे करवाया गया है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, वेलफेयर इकोनॉमी, कल्याण अर्थशास्त्र के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, मोनोटोनिसिटी वाज, monotonicity of preference implies that the indifference curve is fill in the blank sloping। प्राथमिकताओं की एक दृष्टता यह दर्शाती है कि उदासीनता वक्र किससे झुका हुआ है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, डाउनवर्ड यानी नीचे की ओर झुका हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, which is not a central problem of an economy? अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है? सब लोग कमेंट कीजिएगा, अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या निम्नलिखित में से क्या नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, हाउ टू मैक्सिमाइज प्राइवेट प्रॉफिट, निजी लाभ को अधिकतम कैसे करना है, ये जो है अर्थव्यवस्था की केंद्रीय समस्या में शामिल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु प्रोपोंडेड द डायनेमिक थ्योरी ऑफ प्रॉफिट? लाभ के गत्यात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, क्लार्क के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द गुड्स व्हिच पीपल कंज्यूम मोर व्हेन देयर प्राइस राइज और कॉल्ड, वे वस्तुएं जिसकी कीमत बढ़ने पर खपत बढ़ जाती है उसे क्या कहते हैं? उसको दोस्तों ग्रिफिन वस्तु गुड्स बोला जाता है, गिफिन वस्तुएं बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, क्वेश्चन है, गुड्स हुज डिमांड इज प्रोपोर्शनल टू प्राइस आर कॉल्ड, वह वस्तु जिसकी मांग उसके मूल्य के अनुपातिक होती है उसे क्या कहते हैं? उसे वेवलेन वस्तु बोला जाता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। वह वस्तु जिसकी मांग उसकी मूल्य के अनुपातिक होती है उसे वेवलेन वस्तु के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, कैपिटल गुड्स रेफर टू व्हिच गुड, पूंजीगत वस्तु उन वस्तु को कहा जाता है जो होता है, क्या होता है दोस्तों? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हेल्प इन द फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड, वस्तुओं के और अधिक उत्पादन की सहायता करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, विच इज द पैरामीटर फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, आर्थिक विकास का प्रचालन निम्नलिखित में से कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, पर कैपिटा मॉनेटरी इनकम, प्रति व्यक्ति मौद्रिक इकाई, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट काउंट इन द डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर ऑफ गवर्नमेंट, निम्नलिखित में से सरकार के विकास खर्च में किसकी गिनती नहीं किया जा सकता? करेक्ट आंसर होगा डिफेंस एक्सपेंडिचर, सुरक्षा संबंधी खर्च को सरकार के विकास खर्च में नहीं काउंट किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड जीडीपी डिफ्लेक्टर, निम्नलिखित में से कौन जीडीपी अपस्फीति कारक कहलाता है? उसको दोस्तों रेशियो ऑफ नॉमिनल टू रियल जीडीपी, अवास्तविक से वास्तविक जीडीपी की अनुपात को जीडीपी डिफ्लेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, वैल्यू ऑफ टोटल फूड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस्ड इन ए कंट्री इट्स, किसी देश के में उत्पादन किए गए संपूर्ण सामान और सेवाओं का मूल्य
उसका क्या कहलाता है? उसे दोस्तों ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट जीडीपी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। गुड्स नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू, सकल राष्ट्रीय उत्पाद किसके बराबर होता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। सकल घरेलू उत्पाद प्लस विदेशों से प्राप्त इनकम जो होता है दोस्तों, उसी को जीएनपी के नाम से जाना जाता है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ सी का मतलब कंजप्शन है, आई का मतलब इन्वेस्टमेंट है, जी का मतलब गवर्नमेंट स्पेंडिंग है, एक्स का मतलब एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट देन है, तो जीडीपी का मतलब क्या होगा दोस्तों? यदि सी खपत है, आई निवेश है, जी सरकारी व्यय है, एक्स निर्यात है, तो आईएम आयात है, तो जीडीपी का मतलब क्या होगा? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी। कहने का मतलब दोस्तों गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस कंजप्शन प्लस इन्वेस्टमेंट प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, बराबर होगा दोस्तों जीडीपी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। जी का मतलब क्या है दोस्तों? गवर्नमेंट स्पेंडिंग प्लस सी यानी कंजप्शन भी ऐड हो जाएगा प्लस इन्वेस्टमेंट भी ऐड हो जाएगा दोस्तों, प्लस एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट होगा, वही इज इक्वल टू जीडीपी होगा, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है दोस्तों नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस, क्या होता है दोस्तों? नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडाइज इज इक्वल टू क्या होता है? इज इक्वल टू नेशनल इनकम होता है, राष्ट्रीय आय होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडाइज बराबर नेशनल इनकम, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स इज इक्वल टू क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट होगा दोस्तों, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। एनएनपी इज इक्वल टू क्या होता है? एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट इज इक्वल टू क्या होता है दोस्तों? एनएनपी इज इक्वल टू क्या होता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, जीएनपी माइनस डिप्रिसिएशन। जीएनपी माइनस मूल्यह्रास को एनएनपी बोला जा सकता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। द इकोनॉमिस्ट हु फॉर द फर्स्ट टाइम साइंटिफिकली डिटरमाइंड नेशनल इनकम इन इंडिया, भारत में पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री कौन थे? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, VKRV राव। ठीक है, VKRV राव, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, और वीडियो को लाइक शेयर जरूर करते रहिए दोस्तों, कुछ नया चीज सीखने को मिल रहा है तो लाइक शेयर करने में कमी नहीं कीजिए। विच नेबरिंग कंट्री ऑफ इंडिया मेजर प्रोस्पेरिटी ऑफ गाउजिंग इट्स सिटीजन हैप्पीनेस लेवल, भारत का कौन सी पड़ोसी देश समृद्धि को अपने नागरिकों की खुशी के स्तर द्वारा मापता है? वो कंट्री है दोस्तों भूटान, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट टेकन इनटू अकाउंट टू एस्टिमेट नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय का आकलन करते समय निम्नलिखित में से किसकी गणना नहीं किया जा सकता? वो है दोस्तों सर्विस ऑफ हाउस वाइफ। ठीक है, गृहिणी की सेवाएं, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंडिकेटर ऑफ द फाइनेंशियल हेल्थ ऑफ ए कंट्री, इनमें से कौन सा देश के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। इनमें से कौन सा देश के वित्तीय स्वास्थ्य का सूचक है? जीडीपी। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ एस्टिमेटिंग नेशनल इनकम, निम्नलिखित में से कौन सी राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है। सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड जो है दोस्तों राष्ट्रीय आय के आकलन की पद्धति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है नेशनल इनकम इज कंपाइल्ड बाय, भारत के राष्ट्रीय आय का आकलन कौन करता है। करेक्ट आंसर होगा सीएसओ के नाम से जाना जाता है, सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग एरिया मेक द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन टू नेशनल इनकम इन इंडिया, निम्नलिखित में से राष्ट्रीय आय के लिए किसका अधिकतम योगदान है। करेक्ट आंसर होगा सर्विस सेक्टर का दोस्तों, सेवाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टर्शियरी एक्टिविटी, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीय क्रियाकलाप है। सब लोग कमेंट कीजिएगा। ट्रेडिंग है दोस्तों, टर्शियरी में आता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, द बेसिस ऑफ डिटरमाइनिंग डेयरनेस अलाउंस टू एम्प्लॉय इन इंडिया इज, भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने का आधार क्या है। वो है दोस्तों कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, सीपीआई होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट इज इक्वल टू क्या होता है। वैश्विक आय व्यक्तिगत कर अदायगी माइनस गैर कर अदायगी इज इक्वल टू क्या होगा दोस्तों, उसको पीडीआई के नाम से जाना जाता है, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम, व्यक्तिगत प्रयोज्य आय यानी पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, पर्सनल डिस्पोजेबल इनकम बराबर क्या होता है, अभी मैंने डिस्कस किया, वो होता है दोस्तों पर्सनल इनकम माइनस पर्सनल टैक्स पेमेंट माइनस नॉन टैक्स पेमेंट। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज इक्वल टू क्या होता है। ये होता है दोस्तों ग्रॉस जीएनपी होता है, जो डिस्कस किया हुआ है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, बीच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंटेड बाय लॉरेंज कर्व, निम्नलिखित में से लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। लॉरेंज वक्र दोस्तों इनकम डिस्ट्रीब्यूशन को दर्शाता है, आय वितरण को। ऑप्शन 195, इन विच ईयर वाज द फर्स्ट 5-year प्लान लॉन्च इन इंडिया, भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ किस वर्ष में हुआ था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 1951 में हुआ था दोस्तों। प्रथम पंचवर्षीय योजना की बात हो रहा है, फर्स्ट 5-year प्लान का। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, हु इंट्रोड्यूस द टर्म हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ शब्द किसने प्रस्तावित किया था। उनका नाम था राजा कृष्णा। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट वाज द मेन मोटिव ऑफ थर्ड 5-year प्लान इन इंडिया, भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, सब लोग कमेंट कीजिएगा। तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य एग्रीकल्चर था दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, आफ्टर व्हिच 5-year प्लान द रोलिंग प्लान वाज इंप्लीमेंटेड, किस पंचवर्षीय योजना के बाद अनवरत योजना यानी रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। करेक्ट आंसर होगा 5th प्लान दोस्तों, 5वीं योजना के तहत। 5वीं योजना पंचवर्षीय योजना के बाद दोस्तों रोलिंग प्लान को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द मेन रीजन फॉर द हाई ग्रोथ ऑफ मनी सप्लाई इन इंडिया वन सिंस 1970 हैज बीन द राइज इन, भारत में वर्ष 1970 में काले धन आपूर्ति की उच्च वृद्धि का मुख्य कारण इनमें बढ़ोतरी रहा। किनमें बढ़ोतरी रहा दोस्तों, वो रहा है बैंक क्रेडिट टू द प्राइवेट सेक्टर को बैंक उधार। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। भारत में वर्ष 1970 में धन आपूर्ति का उच्च वृद्धि का मुख्य कारण रहा कि प्राइवेट सेक्टर को बैंक उधार में बहुत ही ज्यादा वृद्धि हुआ था।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज द न्यू लेसिस ईयर ऑफ होलसेल प्राइस इंडेक्स ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ अभिजीत सेन कमेटी। अभिजीत सेन समिति को सिफारिश के अनुसार थोक बिक्री कीमत सूचकांक के लिए नया आधार वर्ष कौन सा है? करेक्ट आंसर होगा 2004-5, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हेन वाज द डेसिमल सिस्टम ऑफ करेंसी इंट्रोड्यूस इन इंडिया। भारत में मुद्रा की दशमलव प्रणाली कब प्रारंभ हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 1957 में। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। ओपन मार्केट ऑपरेशन रेफर टू, खुला बाजार कार्यवाही से क्या तात्पर्य है? खुला बाजार कार्यवाही से मतलब है दोस्तों ऑप्शन सी, परचेज एंड सेल ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी बाय आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री ओपन मार्केट का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इफ कैश रिजर्व रेशियो डिक्रीजेज क्रेडिट क्रिएशन बिल। यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज का निर्माण क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा वो इंक्रीज करता है दोस्तों। यदि नकदी जमा का अनुपात घटता है तो कर्ज बढ़ता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, व्हिच लॉ स्टेट दैट बैड मनी डेराइव गुड मनी आउट ऑफ सर्कुलेशन। कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? ये किनका लॉ था दोस्तों, वो कौन बोले थे? वो थे ग्रेसम का नियम था दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। ये सभी क्वेश्चन याद नहीं है दोस्तों तो याद करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि अक्सर एग्जामों में क्वेश्चन ये सभी पूछे जाते हैं। ड्यूरिंग ए रिसेशन, एक मंदी के दौरान क्या होता है? एक मंदी के दौरान दोस्तों देयर विल बी ए कैपेसिटी अंडर यूटिलाइजेशन, वह क्षमता के से कम उपयोग होता है। मंदी के दौरान वहां क्षमता से कम उपयोग होता है दोस्तों, वही चीज को मंदी भी बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, lowering of value of currency relative to a foreign reference currency is called। विदेशी संदर्भ मुद्रा के संबंध में मुद्रा के मूल्य के घटाव को क्या कहा जाता है? उसको दोस्तों डिवैल्यूएशन, अब मूल्यन भी बोला जाता है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, क्वेश्चन है व्हाट आर गिल्ट एज सिक्योरिटी। श्रेष्ठ प्रतिभूतियां क्या है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, सिक्योरिटी इशू बाय द गवर्नमेंट। सरकार द्वारा जारी प्रतिभूतियों को गिल्ट एज सिक्योरिटी, श्रेष्ठ प्रतिभूति के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, द बैंक आर रिक्वायर्ड टू मेंटेन ए सर्टेन रेशियो बिटवीन देयर कैश इन हैंड एंड टोटल एसेट, दिस इज कॉल्ड। बैंकों को कहा जाता है कि उनके हाथ में नकदी और कुल संपत्ति इस बीच एक निश्चित अनुपात को बनाए रखने के लिए आवश्यक है। वो है दोस्तों एसएलआर के नाम से जाना जाता है, सिक्योरिटी लिक्विड रेशियो। ठीक है, इसका फुल फॉर्म में पूछ लिया जाता है बैंकिंग टर्म में। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, हु इम्प्लीमेंट मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया। भारत में मौद्रिक नीति लागू कौन करता है? बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों बैंक एग्जाम के लिए, ये सभी क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है। वैसे तो एसएससी का सभी एग्जामों के लिए दोस्तों महत्वपूर्ण है, अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी आरबीआई। ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी को आरबीआई के द्वारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा लागू किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, Which of the following state of India has not any regional rural bank। भारत के निम्नलिखित किस राज्यों में कोई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, सिक्किम एंड गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ए बैंकर्स चेक। निम्नलिखित में से किसे बैंकर चेक कहा जाता है? बैंकर चेक दोस्तों डीडी को बोला जाता है, डिमांड ड्राफ्ट को, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं,
नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द प्लेस वेयर बैंकर मीट एंड सेटल दियर म्यूचुअल क्लेम एंड अकाउंट इज ऑल्सो नोन एज। वह स्थान जहां बैंकर्स मिलते हैं और उसके पारस्परिक दावों और खातों को व्यवस्थित करते हैं, उसे क्या बोला जाता है? उसे क्लियरिंग हाउस के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बैंक अर्न इंटरेस्ट ऑन, बैंक किस पर ब्याज अर्जित करते हैं? चलो कमेंट कीजिएगा, बैंक किस पर इंटरेस्ट अर्जित करते हैं दोस्तों? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोन यानी ऋण पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, इन विच ईयर आरबीआई इज नेशनलाइज। ये क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा, बहुत बार पूछा गया। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1949 में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बीच ऑफ दीज इज नॉट एन इंडियन बैंक। इनमें से कौन सा एक भारतीय बैंक नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, एचएसबीसी बैंक इंडियन बैंक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, मुद्रा बैंक हैज बीन लॉन्च टू हेल्प। मुद्रा बैंक किसकी सहायता के लिए शुरू किया गया है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, स्मॉल बिजनेस के लिए मुद्रा बैंक को लॉन्च किया गया है दोस्तों। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, क्रेडिट राशनिंग इन इंडिया इज डन बाय। भारत में ऋण नियंत्रण किसके द्वारा किया गया था? भारत में ऋण नियंत्रण किया गया था दोस्तों आरबीआई के द्वारा, भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, द एम ऑफ डिफरेंशिएटेड इंटरेस्ट स्कीम वाज टू प्रोवाइड कंसेशनल लोन टू। भिन्नात्मक ब्याज प्रणाली का उद्देश्य निम्न में से किन्हें रियायती कर्ज प्रदान करना होता है? करेक्ट आंसर होगा वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी, समाज के कमजोर वर्गों को। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, व्हाट इज ए बैंक रेट। बैंक दर क्या होता है? करेक्ट आंसर होगा, रेट एट विच सेंट्रल बैंक ऑफ ए कंट्री एडवांस लोन टू अदर बैंक इन कंट्री। वह दर जिस पर किसी देश के केंद्रीय बैंक देश के अन्य बैंकों को ऋण देता है, उसी को बैंक रेट बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, द नेशनलाइजेशन ऑफ मेजर कॉमर्शियल बैंक टुक प्लेस इन। बड़े वाणिज्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, 1969 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द रेट एट विच आरबीआई गिव शॉर्ट लोन टू कॉमर्शियल बैंक इज कॉल्ड। भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्य बैंकों को जिस पर अल्पकालिक ऋण देता है, उसे क्या कहते हैं? उसे रेपो रेट के नाम से जाना जाता है दोस्तों। द रेट एट विच आरबीआई गिव शॉर्ट लोन, छोटा लोन देता है कॉमर्शियल बैंक को, उसको रेपो रेट बोला जाता है, जिस रेट से देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, शेड्यूल बैंक इज ए बैंक भी चीज। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो क्या होता है दोस्तों? वो इंक्लूडेड इन द सेकंड शेड्यूल ऑफ आरबीआई। अनुसूचित बैंक एक ऐसा बैंक है जो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, द हेड क्वार्टर ऑफ आरबीआई इज इन। आरबीआई का मुख्यालय कहाँ है? सभी को पता होना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई में है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, रीजनल रूरल बैंक आर स्पॉन्सर्ड बाय। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किसके द्वारा प्रायोजित होते हैं? करेक्ट आंसर होगा नेशनलाइज कॉमर्शियल बैंक के द्वारा, राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द न्यू सिंबल ऑफ इंडियन करेंसी इज डिजाइन बाय। भारतीय मुद्रा का नया प्रतीक किसके द्वारा डिजाइन किया गया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, उदय कुमार के द्वारा। ठीक है, जो एक नया सिंबल आर का आया है दोस्तों, उसी का बात हो रहा है, इंडियन करेंसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, द एसएलआर इज डिटरमाइंड बाय आरबीआई। एसएलआर का फुल फॉर्म क्या होता है? अक्सर एग्जामों में पूछे जाते हैं। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो।
सिक्योरिटी लिक्विडिटी रेशियो, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, विच इंस्टीट्यूशन इन इंडिया एक्ट एज लेंडर ऑफ द लास्ट रिसोर्ट, कौन सी संस्था भारत में अंतिम उदारता के उपाय लेंडर ऑफ द लास्ट रिजॉर्ट के रूप में कार्य करती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, फिल इन द ब्लैंक्स, रेशियो स्पेसिफाई द प्रोविजन दैट बैंक मस्ट कीप ए फ्रैक्शन ऑफ देयर डिपॉजिट विथ आरबीआई। फिल इन द ब्लैंक्स, अनुपात के अनुसार बैंकों की अपनी जमा राशि का एक अंश रिजर्व बैंक के पास रखना होता है, वो क्या होता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। उसको कैश रिजर्व के नाम से जाना जाता है, आरक्षित नगद के नाम से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच रेशियो इज द प्रोपोर्शन ऑफ द टोटल डिपॉजिट कॉमर्शियल बैंक कीप एज रिजर्व, व्यावसायिक बैंक अपनी कुल जमा का जो अनुपात आरक्षित निधियों के रूप में रखते हैं, उसे कौन सा अनुपात कहा जाता है? उसे दोस्तों कैश रिजर्व के रूप में जाना जाता है, आरक्षित नगद के रूप में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इज टू, मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? मौद्रिक नीति का मुख्य उद्देश्य होता है दोस्तों ऑप्शन सी, प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ विथ प्राइस स्टेबिलिटी, मूल्य स्थिरता के साथ आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना मौद्रिक नीति का मेन उद्देश्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, बीच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ बैलेंस शीट, निम्नलिखित में से कौन बैलेंस शीट का एक घटक नहीं है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, रिवेन्यू फ्रॉम सेल ऑफ द कंपनी प्रोडक्ट, कंपनी के उत्पादों की बिक्री से प्राप्त हुई लाभ जो है दोस्तों बैलेंस शीट का एक घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बीच अमंग द फॉलोइंग स्पॉन्सर रीजनल रूरल बैंक आरबीआई, निम्नलिखित में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को प्रायोजित करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, नेशनल कॉमर्शियल बैंक, राष्ट्रीय वाणिज्यिक बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑर्गेनाइजेशन मॉनिटर द बैंक इन एक्चुअली मेंटेनिंग कैश बैलेंस, कौन सी संस्था नजर रखती है कि बैंक वास्तव में नगद शेष बनाए हुए है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, भारतीय रिजर्व बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, एट विच रेट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बोरो मनी फ्रॉम कॉमर्शियल बैंक, किस दर पर भारतीय रिजर्व बैंक वाणिज्यिक बैंकों से उधार लेता है? करेक्ट आंसर होगा रिजर्व रेपो रेट से, ठीक है, रिजर्व रेपो रेट, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द कैश रिजर्व रेशियो इज ए टूल ऑफ, नकदी रिजर्व अनुपात किसका उदाहरण है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, मॉनेटरी पॉलिसी, मौद्रिक नीति का। नकदी रिजर्व अनुपात मौद्रिक नीति का उदाहरण है। कैश रिजर्व रेशियो इज ए टूल ऑफ मॉनेटरी। नेम द कोऑपरेटिव सोसाइटी दैट प्रोवाइड हाउसिंग लोन फैसिलिटी एट रीजनेबल रेट, कहने का मतलब उस सहकारी समिति का नाम क्या है जो उचित दर पर गृह निर्माण ऋण सुविधा प्रदान करता है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। सब लोग कमेंट करें। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, हाउसिंग कॉर्पोरेटिव, आवासन सहकारी समिति, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नबार्ड क्या है? नबार्ड इजे, नबार्ड क्या है दोस्तों? बहुत बार इस चैनल पे जिक्र किया गया है। नबार्ड एक बैंक है, ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, फिक्की का फुल फॉर्म होता है दोस्तों, याद कर लीजिएगा, ये जो है अक्सर एग्जामों में पूछा जाता है। वाज फाउंडेड इन व्हिच ईयर, भारतीय वाणिज्य और उद्योग मंडल परिसंघ की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? फिक्की की स्थापना किस वर्ष में किया गया था? सभी लोग पॉइंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1927 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द ARDC इज द ब्रांच ऑफ नबार्ड, व्हाट इज द फुल फॉर्म ARDC? ARDC का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, सब लोग कमेंट कीजिएगा।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी एग्रीकल्चर रीफाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए पार्ट ऑफ मशीनरी दैट सेटल इंडस्ट्री डिस्प्यूट। निम्नलिखित में से कौन सा मशीनरी का एक हिस्सा है जो औद्योगिक विवादों का निपटारा करता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी। इसमें दोस्तों लेबर कोर्ट भी आता है, लेबर कोर्ट भी, इंडस्ट्रियल ट्रिब्यूनल भी आता है, वर्क कमेटी, यानी ऑल ऑफ दीज इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग अथॉरिटी रेगुलेट एनपीएस। निम्न में से एनपीएस का विनिमय कौन करता है? एनपीएस को रेगुलेट कौन करता है वो आपसे पूछा जा रहा है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पीएफआरडीए। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट फिजिकल पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति तैयार करता है? विच अमंग द फॉलोइंग फॉर्मुलेट फिजिकल पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन राजकोषीय नीति को तैयार करता है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट इज मुद्रा। मुद्रा क्या है दोस्तों? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। अक्सर एग्जामों में दिखने को मिलता है। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा अगर कुछ नया सीखने को मिल रहा है दोस्तों, और इस वीडियो में बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा, इसलिए लाइक शेयर करने में कमी नहीं कीजिएगा। सभी लोग कमेंट कीजिए। 300 नंबर क्वेश्चन आपका स्क्रीन पे दिख रहा होगा। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। ठीक है, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। मुद्रा दोस्तों डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी है। 100 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है इन आईटी द टेक्निक ऑफ डिलेइंग आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट टेम्पोरली इज नोन एज। आईटी में आउटगोइंग एक्नॉलेजमेंट को अस्थायी रूप देर से भेजने की तकनीक को क्या कहते हैं? उस टेक्नोलॉजी को क्या कहते हैं? उस टेक्नोलॉजी को पिगी बैगिंग बोला जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रोल द इंश्योरेंस बिजनेस ऑफ इंडिया। भारत में निम्नलिखित में से कौन बीमा कारोबार को कंट्रोल करता है? करेक्ट आंसर होगा आईआरडीए के तहत दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, ये प्राइस फ्लोर इज एक मूल्य तल क्या होता है? प्राइस फ्लोर क्या होता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी ए मिनिमम लीगल प्राइस। एक न्यूनतम वैध मूल्य को बोला जाता है दोस्तों। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ओलिगोपोली। कहने का मतलब दोस्तों अल्प अधिकार की मूल्य विशेषता क्या है? अल्प अधिकार की मूल्य विशेषता है ए फ्यू सेलर मैनी बायर। थोड़े से विक्रेता बहुत से खरीदार। ये दोस्तों अल्प अधिकार की मूल्य विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। परचेज ऑफ ए साइकिल बाय हाउस होल्ड इज ट्रीटेड एज। किसी घर परिवार द्वारा एक साइकिल की खरीदारी को यह माना जाता है, उसे किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? उसे कंजप्शन उपभोग के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है ये शेयर मार्केट कम अंडर द कंट्रोल ऑफ। शेयर मार्केट किसके कंट्रोल में होता है दोस्तों? किसके नियंत्रण में होता है वो आपसे पूछा जा रहा है। वो होता है सेबी के तहत। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। और नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कमोडिटी और प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन इज फाउंड इन व्हिच मार्केट। वस्तु या उत्पाद विभेद किस बाजार में पाया जाता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इम्परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, अपूर्ण उपयोगी बाजार में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, प्रिमिलेटरी एक्सपर्ट आर द एग्जाम्पल ऑफ। परमिव व्यय किसका एग्जाम्पल है, किसका उदाहरण है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। ये कैपिटल एक्सपेंडिचर का एग्जाम्पल है दोस्तों, पूंजीगत व्यय का। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ। अस्थायी परिसंपत्ति का मूल्यह्रास ये किसका एग्जाम्पल है?
ये एग्जाम्पल है कैपिटल एक्सपेंडिचर का, पूंजीगत व्यय का। डिप्रिसिएशन ऑफ फिक्स्ड एसेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बुल एंड बियर आर एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमर्शियल एक्टिविटी। बुल और बियर निम्न वाणिज्य गतिविधियों से किसके साथ जुड़े हुए हैं। बुल और बियर दोस्तों शेयर मार्केट से रिलेट करता है, बहुत बार गवर्नमेंट सेक्टर के एग्जाम में पूछा जाता है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हाट इज कॉल्ड द शॉर्ट टर्म गवर्नमेंट सिक्योरिटी। अल्पकालिक सरकारी प्रतिभूति पत्र को क्या कहा जाता है। उसको ट्रेजरी बिल के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, ठीक है, ट्रेजरी बिल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। fill in the blanks is an Indian government saving bond primarily used for a small saving and income tax saving investment in India। fill in the blanks भारत सरकार का एक बचत ब्रांड है जिसे भारत में मुख्य रूप से छोटी बचत और आयकर बचत निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, एनएससी के नाम से जाना जाता है दोस्तों। राष्ट्रीय बचत प्रमाण पत्र भारत सरकार का एक बचत ब्रांड है दोस्तों, जिसे भारत में मुख्य रूप से छोटी बचत और आयकर बजट निवेश के लिए प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डन एट ए स्टॉक एक्सचेंज। स्टॉक एक्सचेंज पर इनमें से क्या होता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी सिक्योरिटी आर बाउट एंड सोल्ड। प्रतिभूतियों को खरीदा और बेचा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सी वित्तीय नीति नहीं है, फिजिकल पॉलिसी का इंस्ट्रूमेंट नहीं है दोस्तों। वो है ओपन मार्केट ऑपरेशन, खुला बाजार ऑपरेशन। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। बाइलेटरल मोनोपोली सिचुएशन इज, द्विपक्षीय एकाधिकार स्थिति क्या है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। बाइलेटरल मोनोपोली सिचुएशन ये किसका एग्जांपल है दोस्तों। ये एग्जांपल है व्हेन देयर इज ओनली वन बायर एंड वन सेलर ऑफ ए प्रोडक्ट। जब एक वस्तु के एक ग्राहक और एक विक्रेता होते हैं, उसी को बाइलेटरल मोनोपोली सिचुएशन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। डिमांड कर्व इन इनडिटरमिनेटेड अंडर। मांग वक्र किसके अधीन अनियत होता है। मांग वक्र की बात हो रहा है, डिमांड कर्व की बात हो रहा है दोस्तों। सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी ओलियोगोपोली, अल्पाधिकार के मामले में। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। एन ऑब्जेक्ट इज इन स्टैटिक इक्विलिब्रियम व्हेन इट इज। एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब वह क्या होती है। सब लोग कमेंट कीजिएगा। सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए दोस्तों। कमेंट करें। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी मूविंग विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक समान वेग से चलती है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। एक वस्तु उस समय स्थिर संतुलन में होती है जब एक समान वेग से चलती रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हेन देयर इज ओनली वन बायर एंड वन सेलर ऑफ इज कॉल्ड द सिचुएशन। एक जब किसी वस्तु का केवल एक क्रेता तथा एक विक्रेता होता है तब वह स्थिति क्या कहलाता है। उस स्थिति को दोस्तों बाइलेटरल मोनोपोली के नाम से जाना जाता है, द्विपक्षीय एकाधिकार के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मार्केट फॉर्म ए फर्म डज नॉट एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर प्राइस। निम्नलिखित में से किस प्रकार के बाजार में एक व्यवसाय संघ कीमतों की नियंत्रित करने में असमर्थ रहता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी परफेक्ट कंपटीशन, पूर्ण स्पर्धा। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये। इन ए मार्केट सिस्टम द सेंट्रल प्रॉब्लम रिगार्डिंग हाउ मच एंड व्हाट टू प्रोड्यूस आर सोल्व्ड थ्रू द कोऑर्डिनेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी ब्राउट अबाउट द सिग्नल। बाजार तंत्र में उन केंद्रीय समस्याओं का समाधान किस वस्तुओं का और किस मात्रा में उत्पादन किया जाना है कि इसके इन्हीं संकेतों के द्वारा हुए आर्थिक क्रियाकलापों के समन्वय से होता है।
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी डिमांड यानी मांग को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स says that marginal product of a factor input initially rise with employment level but after reaching a certain level of employment it start falling। कहता है कि सीमांत उत्पाद का कारण आघात प्रारंभ में प्रयोग के साथ बढ़ता स्तर है जब आघात के प्रयोग का स्तर निम्न हो। वो किसके द्वारा होता है दोस्तों? ये किसका जो है नियम है? ये नियम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन का प्रवृत्ति अनुपात नियम। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इफ द फॉर्म हैज जीरो कॉस्ट ऑफ ओनली फिक्स्ड कॉस्ट द क्वांटिटी सप्लाई इन इक्विलिब्रियम इज गिवन बाय द पॉइंट वेयर द मार्जिनल रेवेन्यू इज जीरो। यदि एक फॉर्म की लागत शून्य हो अथवा केवल स्थिर लागत हो तो संतुलन में पूर्ति की मात्रा को उस बिंदु द्वारा दर्शाया जाता है जिस पर सीमांत संप्रीति शून्य होती है। उस फॉर्म को किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? उसको जो है मोनोपोली एकाधिकार के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है द फिल इन द ब्लैंक्स बैलेंस इज इक्वल टू कैपिटल फ्लोज फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड माइनस कैपिटल फ्लो टू द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। शेष विश्व में होने वाले पूंजीगत प्रवाह शेष विश्व में होने वाले प्रवाह के घटाव के बराबर होता है। ये कौन से अकाउंट कौन से लेखा के अंतर्गत होता है दोस्तों? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। कैपिटल अकाउंट के अंतर्गत होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा पूंजीगत लेखा। ठीक है, पूंजीगत लेखा शेष विश्व में होने वाले पूंजीगत प्रभाव शेष विश्व में होने वाले प्रभाव के घटाव के इक्वल होता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है गुड्स व्हिच आर कंज्यूम टुगेदर आर कॉल्ड। जिन वस्तुओं का साथ साथ उपभोग किया जाता है उसे क्या कहते हैं? उस गुड्स को दोस्तों कंप्लीमेंट्री गुड्स यानी पूरक वस्तुओं के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। शॉर्ट रन मार्जिनल कॉस्ट कर्व कट द एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कर्व फ्रॉम एट द मिनिमम पॉइंट ऑफ एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। अल्पकालीन सीमांत लागत वक्र औसत परिवर्ती लागत वक्र को किसके औसत परिवर्ती लागत के न्यूनतम बिंदु पर काटता है? ये दोस्तों बिलो से औसत परिवर्ती लागत पर न्यूनतम बिंदु को काटता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। जिन स्टूडेंट को याद नहीं है याद करने की कोशिश कीजिए क्योंकि यही सब क्वेश्चन एग्जाम में कंफ्यूजिंग होता है दोस्तों। ठीक है, इसलिए याद कीजिए। क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। क्वेश्चन है द फिल इन द ब्लैंक्स एक्सचेंज रेट इज द रिलेटिव प्राइस ऑफ फॉरेन गुड्स इन टर्म ऑफ डोमेस्टिक गुड्स। फिल इन द ब्लैंक्स विनिमय दर देसी वस्तु के रूप में विदेशी वस्तु की सापेक्ष होती है। वो कौन सा होता है? वो होता है दोस्तों रियल यानी वास्तविक। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। वास्तविक विनिमय दर देशी वस्तु के रूप में विदेशी वस्तुओं की सापेक्ष कीमत होती है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है इन व्हिच मार्केट फ्रॉम ए मार्केट और इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय ए फ्यू फर्म। किस वस्तु की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर कुछ ही विक्रेताओं का वर्चस्व होता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी ओलिगोपोली अल्पाधिकार में। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है इन व्हिच मार्केट फ्रॉम ए मार्केट और एन इंडस्ट्री इज डोमिनेटेड बाय ए सिंगल सेलर। किस प्रकार की बाजार व्यवस्था में बाजार अथवा उद्योग पर एक ही विक्रेता का वर्चस्व होता है? वो है दोस्तों मोनोपोली एकाधिकार में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ ए फर्म इज ए रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट यूज्ड एंड आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द फर्म। एक फर्म का फिल इन द ब्लैंक्स उपयोग में लाए गए एक आगतों तथा फर्म द्वारा उत्पादित निर्गतों के मध्य का संबंध है। करेक्ट आंसर होगा प्रोडक्शन फंक्शन उत्पादन फलन को। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फॉर्म द लार्जेस्ट शेयर ऑफ डिफिसिट इन बजट ऑफ इंडिया। भारत के बजट में निम्न में से कौन सा घाटे का सबसे बड़ा हिस्सा होता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी फिजिकल डिफिसिट राजकोषीय घाटा में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। व्हिच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी। निम्नलिखित में से कौन सा राजकोषीय नीति का घटक नहीं है? फिजिकल पॉलिसी का घटक नहीं है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा।
करेक्ट आंसर होगा ट्रेड यानी व्यापार, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ फिजिकल पॉलिसी, राजकोषीय नीति का एक उदाहरण निम्न में से कौन सा है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा इंक्रीज इन मॉनेटरी हेल्प इन फर्टिलाइजर, उर्वरकों पर सहायता, आर्थिक सहायता में वृद्धि, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इनकम एक्स एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट इज, आय और व्यय लेखा होता है, क्या होता है दोस्तों, आय और व्यय लेखा नॉमिनल अकाउंट होता है, आय व्यय लेखा होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ द नॉन प्लान एक्सपेंडिचर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, इनमें से कौन केंद्र सरकार की गैर योजना व्यय का अंग नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी इलेक्ट्रिफिकेशन, विद्युतीकरण पर खर्च, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पांसिबल फॉर द प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ यूनियन बजट, निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय बजट की तैयारी और प्रस्तुति के लिए जिम्मेवार है। सब लोग कौन कीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर, आर्थिक मामलों के विभाग, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, द जीरो बेस बजटिंग इन इंडिया वाज फर्स्ट एक्सपेरिमेंटेड फ्रॉम व्हिच ईयर, भारत में शून्य आधारित बजट किस वर्ष से पहली बार प्रयोग किया गया था। सब लोग कमेंट कीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 1987 से, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हिच टाइप ऑफ फॉरेन इन्वेस्टमेंट इज कंसिडर्ड एज अनसेफ, किस प्रकार की विदेशी प्रत्यक्ष निवेश असुरक्षित माना जाता है। सब लोग कौन कीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा पोर्टफोलियो निवेश में, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर करते रहें, ठीक है दोस्तों, और सभी लोग कमेंट जरूर करते रहें। फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया इज फॉर्मुलेटेड बाय, भारत में राजकोषीय नीति कौन तय करता है। भारत में राजकोषीय नीति तय करता है फाइनेंस मिनिस्ट्री, वित्त मंत्रालय दोस्तों, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल पॉलिसी इन इंडिया, भारत में वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य कौन सा नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए टू इंक्रीज लिक्विडिटी इन द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में तरलता बढ़ना दोस्तों, ये वित्तीय नीति का प्रमुख उद्देश्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ एन इंटरेस्ट ग्रुप इज टू, किसी हितबद्ध गुट का सबसे महत्वपूर्ण कार्य क्या होता है। सब लोग कमेंट कीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा अल्टर गवर्नमेंट पॉलिसी टू इट्स लिंकिंग, अपनी पसंद के अनुसार सरकारी रीतियों में परिवर्तन करना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, गवर्नमेंट बोरोइंग टू फाइनेंस बजट डिफिसिट, सरकार बजट घाटे के वित्त पोषण के लिए उधार ले रही है, उसका क्या असर होगा। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा दोस्तों बिल पुट अपवर्ड प्रेशर ऑन इंटरेस्ट रेट, ब्याज दरों पर ऊपर की ओर दबाव डाला जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मेजर विल नॉट इंक्रीज ए नेशन वेल्थ, निम्नलिखित में से कौन सा उपाय एक राष्ट्र की संपत्ति में वृद्धि नहीं करेगा। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी बाई रीडिस्ट्रीब्यूट टैक्स एज सब्सिडाइज, सब्सिडी के रूप में करों का पुनर्वर्तन करके, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इन ए कट मोशन व्हेन द अमाउंट ऑफ डिमांड इज रिड्यूस्ड बाय 100 इट इज नोन एज, कटौती प्रस्ताव में जब मांग की राशि 100 रुपये कम कर दी जाए उसे क्या कहते हैं। उसे दोस्तों टोकन कट के नाम से जाना जाता है, संकेतिक कटौती, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ फिजिकल पॉलिसी, निम्नलिखित में से कौन एक राजकोषीय नीति का यंत्र नहीं है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी क्रेडिट रेटिंग, क्रेडिट रेटिंग दोस्तों, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, क्रेडिट राशनिंग, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हिच अमंगेस्ट द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी इन इंडिया, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है।
सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पब्लिक डिबेट, सार्वजनिक ऋण दोस्तों भारत में मौद्रिक नीति का घटक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ए फिल इन द ब्लैंक्स डेफिसिट इज फाइनेंस बाय नेट कैपिटल फ्लो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड थम बाय ए कैपिटल अकाउंट अप और प्लस। ठीक है, किसके घाटे के विदेशों से प्राप्त निवल पूंजी प्रवाह से वित्त पोषित किया जाता है, इस प्रकार पूंजी खाता अधिव्यय से। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए करंट अकाउंट में, चालू खाता में। एक करंट अकाउंट डेफिसिट इज फाइनेंस बाय ए नेट कैपिटल फ्लो फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, दस बाय ए कैपिटल अकाउंट और प्लस। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है द फिल इन द ब्लैंक्स बैलेंस इज द सम ऑफ द बैलेंस ऑफ मर्चेंडाइज ट्रेड सर्विस एंड ट्रांसफर रिसीव फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। फिल इन द ब्लैंक शेष सौदा व्यापार सेवाओं और शेष विशेष से प्राप्त निवल अंतरण का योग है। करेक्ट आंसर होगा करंट अकाउंट में, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इंडियन इनकम टैक्स भारतीय आयकर है। क्या है दोस्तों इंडियन इनकम टैक्स? क्या है इंडियन इनकम टैक्स? है डायरेक्ट, प्रोपोगेसिव, प्रत्यक्ष और वर्धमान। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, व्हाट इज एन ऑक्टोराई? ऑक्टोराई क्या है? इस क्वेश्चन को वीवीआई करके रट लीजिए, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। ऑक्टोराई क्या है दोस्तों? ये है टैक्स के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, व्हाट विल यू कॉल ए सिस्टम ऑफ टैक्सेशन अंडर विच द पुअर सेक्शन आर टैक्स्ड एट हायर रेट देन रिचर सेक्शन। आप ऐसी कर प्रणाली को क्या कहेंगे जिसमें निर्धन वर्ग धनी वर्ग की अपेक्षा अधिक कर लगाया जाता है? उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे रिग्रेसिव टैक्स, पश्चिमगामी कर के नाम से जाना जाएगा। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, इन इंडिया व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा कर राज्य सरकार द्वारा वसूला जाता है? करेक्ट आंसर होगा एक्साइज ड्यूटी ऑन लिक्विड, शराब पर आबकारी शुल्क। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, टैक्स ऑन इनहेरिटेंस इज कॉल्ड। पैतृक संपत्ति पर जो कर लगता है उसे क्या कहते हैं? उसे दोस्तों ई एस्टेट ड्यूटी, जायदाद कर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स इज लेविड बाय द स्टेट गवर्नमेंट ओनली। निम्नलिखित में से कौन सा कर केवल राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है? उस कर है दोस्तों मनोरंजन एंटरटेनमेंट टैक्स। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टैक्स सिस्टम विल हेल्प टू रिड्यूस इकोनॉमिक इनइक्वलिटी इन इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सी कर प्रणाली भारत में आर्थिक विषमता को कम करने में सहायता देती है, सहायक होती है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी प्रोग्रेसिव टैक्स, प्रगामी कर। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं, सेनवेट इज रिलेटेड टू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। इस क्वेश्चन को भी वीवीआई करके रट लीजिएगा, बहुत बार पूछा जाता है क्वेश्चन में। सेनवेट किस चीज को रिलेट करता है दोस्तों? सेनवेट जो है एक्साइज ड्यूटी का ही रिलेट करता है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा उत्पाद शुल्क। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट ऑफ टैक्स बिलोंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट। निम्नलिखित में से करों का कौन सा समूह केंद्रीय सरकार के संबंध है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा एक्साइज ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी, इनकम टैक्स। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मेन इफेक्ट ऑफ डायरेक्ट टैक्स इज ऑन। प्रत्यक्ष कर का मुख्य रूप से प्रभाव किस पर पड़ता है? डायरेक्ट टैक्स का इफेक्ट पड़ता है इनकम पे दोस्तों, आय पर। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है 445 नंबर क्वेश्चन, कस्टम ड्यूटी इज एन इन्वेस्टमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग गवर्नमेंट पॉलिसी। सीमा शुल्क निम्नलिखित सरकार की नीतियों में से किसका एक साधन है? सीमा शुल्क निम्नलिखित सरकार की नीतियों में से किसका एक साधन है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फिजिकल यानी राजकोषीय। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डायरेक्ट टैक्स, निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कर है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी वेल्थ टैक्स, संपत्ति कर दोस्तों डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, इन इंडिया ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सोर्स फॉर गवर्नमेंट रेवेन्यू एक्सेप्ट, भारत में निम्नलिखित में से किस एक को छोड़कर बाकी सभी सरकारी राजस्व के स्रोत है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी एंटी डंपिंग ड्यूटी। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। इसको छोड़ करके दोस्तों बाकी जो है कृषि आय, दस्तूरी आय, टोल टैक्स, ये सभी दोस्तों सरकारी राजस्व के स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एड वलोरेम टैक्स इज लेव्ड ऑन, मूल्य वर्धित कर को किस पर लागू किया जाता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए वैल्यू मूल्य पर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, दिस टैक्स इज इंटायरली बोर्न बाय द एंटिटी इट इज लेविड अपॉन द कैन नॉट बी पास्ड, यह कर पूरी तरह से लगाई गई इकाई द्वारा वहन किया जाता है और इसे स्थानांतरित नहीं किया जाता है। उस टैक्स का नाम क्या है दोस्तों? उस टैक्स का नाम है डायरेक्ट टैक्स, प्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, बीच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स, निम्नलिखित में से कौन एक प्रत्यक्ष कर नहीं है? करेक्ट आंसर होगा दोस्तों डायरेक्ट टैक्स में इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, कॉर्पोरेट टैक्स सभी आ रहा है। नन ऑफ दीज होगा, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है विच टैक्स काउज ए वर्डन ऑन द पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी, कौन सा कर समाज के गरीब क्षेत्रों के समुदाय पर बोझ बनता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इनडायरेक्ट टैक्स, अप्रत्यक्ष कर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, इन ए पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन एंड प्राइस राइज द सप्लाई ऑफ मनी, मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि की अवधि में धन की आपूर्ति में होती है, क्या होती है? वो होता है इंक्रीज होता है दोस्तों, वृद्धि होती है। मुद्रास्फीति और कीमतों में वृद्धि की अवधि के में धन की आपूर्ति में वृद्धि होती है, इंक्रीजमेंट होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, हाइपर इन्फ्लेशन इन द इकोनॉमी विल लीड टू, अर्थव्यवस्था में अति मुद्रास्फीति का परिणाम होगा। सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी फॉल इन वैल्यू ऑफ मनी, मुद्रा की कीमत में गिरावट होगा, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, हु इज मोस्ट बेनिफिटेड फ्रॉम इन्फ्लेशन, मुद्रास्फीति से सबसे अधिक किसे लाभ होता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। मुद्रास्फीति से सबसे अधिक लाभ डिबोटर को होता है दोस्तों, ऋणी को होता है, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, डिप्रिसिएशन इज लॉस इन वैल्यू ऑफ, मूल्यह्रास किसके मूल्य की हानि है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी मशीनरी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन ए पीरियड व्हेन एन इकोनॉमी इज फेसिंग प्राइस राइज एंड अलोंग विद दैट देयर इज स्लोइंग डाउन ऑफ इकोनॉमी एक्टिविटी इट इज केस ऑफ, एक ऐसी अवधि जब अर्थव्यवस्था की कीमतों में बढ़ोतरी होती है और उसके साथ अर्थव्यवस्था की गतिविधियों में कमी आती है, तो यह किसका मामला है? ये मामला स्टैगफ्लेशन का है दोस्तों, मुद्रास्फीति जनक मंदी का, यानी स्टैगफ्लेशन का, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हिच कर्व शोज द इनवर्स रिलेशनशिप बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट एंड इन्फ्लेशन रेट, कौन सा वक्र बेरोजगारी और मुद्रास्फीति दर के संबंध को प्रतिलोम दर्शाता है? करेक्ट आंसर होगा फिलिप्स कर्व, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द परसेंटेज ऑफ डिकेडल ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन ऑफ इंडिया ड्यूरिंग 2001 एंड 11 एज पर द सेंसस ऑफ 2011 की जनगणना के अनुसार 2001 से 2011 के दशक में भारतीय जनसंख्या वृद्धि दर कितना प्रतिशत बढ़ी थी? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी 17.64%। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इन द टोटल पॉपुलेशन ऑफ वर्ल्ड एज पर 2011 सेंसस इज, 2011 के जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या विश्व की जनसंख्या की कितना प्रतिशत है?
सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा 17.5%, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग वाज यूज्ड एज द मोटो और सेंसस ऑफ इंडिया 2011, भारत की जनगणना 2011 के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक आदर्श वाक्य उपयोग किया गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, याद कर लीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, ओवर सेंसस ओवर सॉरी आवर सेंसस आवर फ्यूचर। ठीक है, आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, एज पर सेंसस 2011 विच स्टेट हैज द लोवेस्ट सेक्स रेशियो, 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में लिंगानुपात सबसे कम था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, हरियाणा राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एमंग द फॉलोइंग स्टेट द लिटरेसी रेट इज हाईएस्ट इन, निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है। बहुत बार इस चैनल पर करवाया गया, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, मिजोरम राज्य में। ठीक है, निम्नलिखित राज्यों में से साक्षरता दर किस राज्य में सबसे अधिक है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा, मिजोरम। ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इंडिया पॉपुलेशन ग्रोथ इज कैरेक्टराइज्ड बाय, भारत में जनसंख्या वृद्धि की क्या विशेषता है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, एन इंक्रीज इन द बर्थ रेट एंड डिक्लाइनिंग डेथ रेट, जन्म दर में वृद्धि किंतु मृत्यु दर में कमी, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज द लोवेस्ट लिटरेसी रेट, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सबसे कम साक्षरता दर है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, बिहार में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है, माल्थुसियन थ्योरी इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, माल्थुसियन सिद्धांत किससे संबंधित है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। माल्थुसियन सिद्धांत पॉपुलेशन यानी जनसंख्या से संबंधित है दोस्तों, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नियो माल्थुसियन थ्योरी इज एसोसिएटेड विद व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, नव माल्थुसियन सिद्धांत निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, रिसोर्स सिक्योरिटी, संसाधन की कमी से। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, नव माल्थुसियन थ्योरी की बात हो रहा है दोस्तों, ये जो है रिसोर्स सिक्योरिटी, संसाधन की कमी से रिलेट करता है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। पॉपुलेशन कंट्रोल एंड फैमिली इज लिस्टेड इन द लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, जनसंख्या नियंत्रण और परिवार नियोजन भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई है, वो कौन से सूची के सूचीबद्ध है। वो दोस्तों करंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची के सूचीबद्ध है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, दुलारी कन्या ए स्कीम टू ब्रिंग डाउन इनफेंट मोर्टेलिटी इन द स्टेट इज लॉन्च बाय व्हिच इंडियन स्टेट, राज्य में शिशु मृत्यु दर में कमी लाने के लिए दुलारी कन्या योजना किस राज्य ने शुरू किया था। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, इंडिया फर्स्ट ऑफिशियल सेंसस ऑपरेशन वाज अंडरटेकन इन व्हिच ईयर, भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था। बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है दोस्तों, सभी लोग कमेंट कीजिएगा। भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान किस वर्ष चलाया गया था। और सभी लोग वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, कुछ नया चीज सीखने को मिल रहा है दोस्तों। तो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 1881 में। भारत का पहला आधिकारिक जनगणना अभियान 1881 में चलाया गया था, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, पॉपुलेशन सेंसस इज टेकन वंस इन, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, जनगणना कितने वर्ष में एक बार की जाती है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, 10 ईयर यानी 10 वर्ष में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, नेम द बिगेस्ट एम्प्लॉयर इन इंडिया, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, भारत में सबसे बड़ा नियोक्ता कौन सा है दोस्तों। करेक्ट आंसर की बात करते हैं, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा, इंडियन
क्वेश्चन है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कीम इज एम्ड एट ऑल अराउंड डेवलपमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल इन द एज ग्रुप ऑफ 11 से 18 ईयर एंड मेकिंग देम सेल्फ रिलेटेंट। कहने का मतलब निम्नलिखित में से किस योजना का उद्देश्य 11 से 18 वर्ष आयु की किशोरियों का स्वार्गिन विकास करना, उनके आत्मसमर्पण बनाना है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा वो कौन सा दोस्तों योजना है। उस योजना का नाम है बता दूं RGSEAG, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। और इसका फुल फॉर्म भी अक्सर पूछ लिया जाता है। इसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों राजीव गांधी स्कीम फॉर एम्पावरमेंट ऑफ एडोलसेंट गर्ल, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिसेंटली स्पॉन्सर स्कीम ऑफ एम्पावर एडोलसेंट गर्ल। ठीक है दोस्तों, ये क्वेश्चन 2018 में पूछा है, लेकिन ये दोस्तों बहुत एग्जामों में दिखने को मिला था, इसलिए आपको ऐड कर दिया हूं ये क्वेश्चन को आप लोगों के लिए। ये आप याद कर लीजिए। ये जो था दोस्तों आपको सबला योजना, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। सबला योजना के लिए भी ये रखा गया था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम लोन अमाउंट परमिसेबल अंडर मुद्रा योजना। मुद्रा योजना के अंतर्गत अधिकतम कितना ऋण सीमा है दोस्तों, वो आपसे पूछा जा रहा है। सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी 10 लाख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए मल्टी लेवल ग्लोबल कैंपेन ऑफ स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट इंपॉर्टेंस ऑफ गर्ल एजुकेशन। लड़कियों की शिक्षा के महत्व के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए निम्नलिखित में से बहुस्तरीय वैश्विक अभियान कौन सा है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा, सभी के द्वारा कमेंट आना चाहिए। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए राइजिंग गर्ल, गर्ल राइजिंग, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च प्रकाश है तो विकास है स्कीम ए फ्री हाउस होल्ड पावर कनेक्शन स्कीम फॉर द पुअर इन स्टेट। निम्नलिखित में से किस राज्य में गरीबों के लिए एक घरेलू बिजली कनेक्शन योजना प्रकाश है तो विकास है की शुरुआत हुआ है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्रधानमंत्री जनधन योजना इज रिलेटेड टू। प्रधानमंत्री जनधन योजना किससे संबंधित है। सब लोग कमेंट कीजिएगा। ये दोस्तों फाइनेंशियल सर्विस से रिलेट करता है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हेन वर्कर मूव फ्रॉम वन जॉब टू अनदर जॉब इज नोन एज। एक श्रमिक एक नौकरी से दूसरी ओर जाते हैं तो इसे किस रूप में जाना जाता है। इसे दोस्तों फाइनेंशियल अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में जाना जाता है, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। गोल्डन हैंडशेक स्कीम इज द नेम ऑफ। गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक नाम है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। गोल्डन हैंडशेक निम्नलिखित में से किस योजना का एक नाम है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी वॉलंटरी रिटायरमेंट स्कीम, स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। डिस्टिंग्विश अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया इज मेनली रिलेटेड टू। भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है। भारत में छिपी बेरोजगारी मुख्य रूप से किस क्षेत्र में है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए एग्रीकल्चर सेक्टर में, कृषि क्षेत्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। लॉरेंज कर्व स्नो। लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है। लॉरेंज कर्व क्या दर्शाता है दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, आय वितरण को दर्शाता है। पिछले क्लासेज में जिक्र पूरा डिटेल में किया गया था। फुल एम्प्लॉयमेंट इज द लेवल एट विच देयर इज। पूर्ण बेरोजगार का स्तर वह होता है जिस पर क्या होता है। सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा नो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, कोई प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी नहीं होता है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्टिंग फ्रॉम इंडस्ट्रियल रीऑर्गेनाइजेशन टाइपिकली ड्यू टू टेक्नोलॉजिकल चेंज रेदर देन फ्लक्चुएशन इन सप्लाई और डिमांड इज कॉल्ड। औद्योगिक पुनर्गठन से उत्पन्न हुई बेरोजगारी आमतौर पर आपूर्ति या मांग के उतार चढ़ाव की बजाय प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के कारण होती है, उसे क्या कहा जाता है। उसे दोस्तों स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है, संरचनात्मक बेरोजगारी के। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फिल इन द ब्लैंक्स इज द अनएम्प्लॉयमेंट व्हिच
exist in any economy due to people being in the process of moving from one job to another। वह बेरोजगारी जो लोग द्वारा एक काम से दूसरे काम में जाने की प्रक्रिया में होने की वजह से किसी भी अर्थव्यवस्था में मौजूद होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है? उसे दोस्तों फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट, प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, द अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएटेड एट सर्टेन टाइम ऑफ द ईयर व्हेन द डिमांड फॉर गुड्स एंड द सर्विस आर लोअर देन नॉर्मल इज। सब लोग कमेंट कीजिएगा, वह बेरोजगारी जो वर्ष में कुछ निश्चित समय के लिए बनाई जाती है जब माल और सेवाओं की मांग सामान्य की तुलना में कम होती है, तो वो क्या होता है? वो दोस्तों सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट होता है, मौसमी बेरोजगारी होता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है, व्हाट परसेंटेज ऑफ इंडिया पॉपुलेशन इज अनएम्प्लॉयड इन एग्रीकल्चर। भारत की कितनी प्रतिशत आबादी कृषि कार्य से संलग्न है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 55%। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, क्वेश्चन है, अनएम्प्लॉयमेंट दैट अराइज व्हेन देयर इज ए जनरल डाउनटर्न इन बिजनेस एक्टिविटीज नोन एज। वह बेरोजगारी तब बढ़ती है जब वहां व्यावसायिक गतिविधियों में एक समान मंदी होती है, तो उसे किस रूप में जाना जाता है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। उसको दोस्तों साइक्लिकल अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वीडियो को लाइक शेयर करते रहिए। इकोनॉमिक्स डिफाइन अनएम्प्लॉयड पर्सन एज वन हु इज नॉट एबल टू गेट इवन 1 आवर ऑफ वर्क इन। अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में परिभाषित करते हैं जिसे कितने में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा हाफ अ डे, आधा दिन में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता। अर्थशास्त्री उस व्यक्ति को बेरोजगार के रूप में काउंट करते हैं, शामिल करते हैं दोस्तों, जिसमें आधा दिन में 1 घंटे का काम भी नहीं मिलता, उसे बेरोजगारी के रूप में उन लोग अर्थशास्त्री लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना वाज अनाउंस अंडर द लीडरशिप ऑफ। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना का किसके नेतृत्व में घोषणा किया गया था? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है दोस्तों, न जाने कितनी बार क्वेश्चन पूछा गया है। करेक्ट आंसर होगा नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्रोजेक्ट संकल्प स्टार्टेड फॉर द पर्पस ऑफ। संकल्प परियोजना किस परियोजक से आरंभ किया गया था? संकल्प परियोजना टू एलिमिनेट एड्स, एड्स को समाप्त करने के लिए ये जो है दोस्तों आरंभ किया गया था, संकल्प परियोजना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ डे ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑफ रूरल पुअर वुड गेट अंडर मनरेगा। मनरेगा के अंतर्गत किसी ग्रामीण निर्धन व्यक्ति को अधिकतम कितने दिन तक रोजगार मिल सकता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी 100 डेज तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च द स्मार्ट विलेज प्रोग्राम टू इम्प्रूव पब्लिक फैसिलिटी इन विलेज। किस राज्य सरकार ने ग्रामों में सार्वजनिक सुविधाओं में सुधार लाने के उद्देश्य से स्मार्ट विलेज प्रोग्राम का शुरुआत किया था? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, गुजरात राज्य की सरकार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द ऑपरेशनल पीरियड ऑफ 12th 5-year प्लान इज। 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल क्या है? 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल दोस्तों 12 से 17 है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, मिशन इंद्रधनुष कैपेजन इन इंडिया इज एसोसिएटेड विद। भारत में मिशन इंद्रधनुष अभियान किससे जुड़ा है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। मिशन इंद्रधनुष बच्चों को टीकाकरण से जुड़ा है दोस्तों, वैक्सीनेशन ऑफ चिल्ड्रेन, बच्चों की टीकाकरण से रिलेट करता है मिशन इंद्रधनुष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वराज रोजगार योजना नाउ बीन रिस्ट्रक्टेड। स्वर्ण जयंती ग्राम रोजगार योजना पुनर्गठित होकर अब क्या हो गया है? उसको क्या नाम रखा गया है दोस्तों? उसको नेशनल रूरल लाइवलीहुड
लाइवलीहुड मिशन यानी राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के रूप में ये बना दिया गया है, इसमें कन्वर्ट हो गया है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है दोस्तों, हिमायत इज ए ट्रेनिंग कम प्लेसमेंट प्रोग्राम फॉर अनएम्प्लॉयमेंट यूथ इन द स्टेट ऑफ। किस राज्य में हिमायत बेरोजगार युवाओं के लिए एक प्रशिक्षण व नियोजक कार्यक्रम है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, जम्मू कश्मीर के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द कौशल केंद्र स्किलिंग सेंटर अंडर द प्रधानमंत्री मुद्रा योजना हैज बीन इनॉग्रेटेड इन द सिटी। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत कौशल केंद्र, कारीगरी केंद्र का उद्घाटन किस शहर में किया गया था? सब लोग कमेंट कीजिएगा। वो शहर था दोस्तों, सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, मुंबई सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। वाज लॉन्च बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी एज ए पार्ट ऑफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कैंपेन। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के अंतर्गत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा कौन सी योजना को स्टार्ट किया गया था? उस योजना का नाम है सुकन्या समृद्धि योजना। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। स्कीम हैज बीन इंट्रोड्यूस्ड बाय द जनरल गवर्नमेंट टू प्रोवाइड इक्वल प्राइमरी एजुकेशन टू ऑल वर्डिंग चिल्ड्रन अक्रॉस इंडिया। भारत में सभी बच्चों को समान रूप से प्राथमिक शिक्षा प्राप्त हो, इस उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना स्टार्ट किया था? उस योजना का नाम था दोस्तों विद्यांजलि योजना। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है, The scheme by the central government aim at setting up an organized rural panchayati in the order to make a village more self-sustained। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना की उद्देश्य गांवों की अधिक आत्मनिर्भर बनाने के लिए एक संगठित ग्रामीण पंचायत की स्थापना करना। ये कौन सी योजना है दोस्तों? ये कौन सी योजना के अंतर्गत ये चीज है? उस योजना का नाम है ग्राम उदय से भारत उदय। ग्राम उदय से भारत उदय योजना के अंतर्गत ये चीज को दिखाया गया है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रोवाइड फैसिलिटी ऑफ फ्री हेल्थ चेकअप एंड रिक्वायर्ड ट्रीटमेंट ऑन द डे ऑफ एवरी मंथ। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान प्रत्येक मास के कितने दिन निःशुल्क स्वास्थ्य जांच तथा अपेक्षित इलाज की सुविधा प्रदान करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी, 9वें दिन तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्कीम लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एलिमिनेट ओपन डिफेक्शन बाय द कंस्ट्रक्टिंग टॉयलेट फॉर हाउसहोल्ड कम्युनिटी। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना का उद्देश्य घरों और समुदायों में शौचालय का निर्माण करके खुले में शौच को दूर करना होता है? उस योजना का नाम है दोस्तों स्वच्छ भारत अभियान। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द स्कीम लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट टू गिव फाइनेंशियल सर्विस टू वीकर सेक्शन ऑफ सोसाइटी। समाज के कमजोर वर्ग के वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने कौन सी योजना को स्टार्ट किया है? उस योजना का नाम है प्रधानमंत्री जनधन योजना। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। हु सिलेक्ट द सोशल ऑडिट कमिटी अंडर मनरेगा स्कीम। मनरेगा योजना के अंतर्गत सामाजिक अंकेक्षण समिति का चुनाव कौन करता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, ग्राम सभा। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फर्स्ट स्टेट टू इम्प्लीमेंट सौर सुजला योजना इज। सौर सुजला योजना लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था? वो था दोस्तों छत्तीसगढ़। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग आल्सो रिगार्डेड एज डिसग्यूस्ड अनएम्प्लॉयमेंट। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी को और किस नाम से जाना जाता है उसको दोस्तों? सभी लोग पहले कमेंट कीजिएगा। प्रच्छन्न बेरोजगारी को किस नाम से जाना जाता है? उसको अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, अल्प रोजगार से रिलेट करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, अ स्कीम लॉन्च बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम टू इम्प्रूव रूरल लाइवलीहुड एंड प्रमोट रूरल डेवलपमेंट एंड स्ट्रेंथन द पंचायती राज अक्रॉस द कंट्री। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का, कौन सी योजना का उद्देश्य ग्रामीण आजीविका में सुधार करना और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देना और पूरे देश में पंचायती राज को मजबूत करना। वो कौन सी योजना के अंतर्गत है दोस्तों? उस योजना का नाम है ग्राम उदय से भारत उदय योजना। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, द स्कीम लॉन्च बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एम टू डेवलपमेंट ऑफ रूरल ग्रोथ क्लस्टर व्हिच हैज लेटेस्ट पोटेंशियल फॉर ग्रोथ। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना का उद्देश्य उन ग्रामीण क्षेत्र समूहों का विकास करना है जहां विकास का अव्यक्त संभावनाएं हैं। उस योजना का नाम है श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। श्याम प्रसाद मुखर्जी अर्बन मिशन। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। The scheme by the central government will strengthen the bond between all the state, region and district of India। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई कौन सी योजना का उद्देश्य भारत के सभी राज्यों, क्षेत्रों और जिलों के बीच संबंधों को मजबूत करना होता है। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा एक भारत श्रेष्ठ भारत। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है दोस्तों, द स्कीम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट एम एट प्रोवाइडिंग अफोर्डेबल एविएशन बाय मेकिंग डोमेस्टिक फ्लाइट चार्ज इकोनॉमिकली एसेसिबल फॉर मिडिल क्लास सिटीजन ऑफ इंडिया। केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई योजना का उद्देश्य भारत में मध्य वर्गीय नागरिकों के लिए आर्थिक रूप से सुलभ घरेलू उड़ान शुल्क बनाकर किफायती विमानन सेवा उपलब्ध कराना। ये कौन सी योजना के अंतर्गत है? उस योजना का नाम है दोस्तों उड़े देश का आम नागरिक। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एफडीआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट का संक्षिप्त रूप क्या है? एफडीआई का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों, तो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट ही होता है। ठीक है, इसको हिंदी में आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। करेक्ट आंसर होगा प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन इन इकोनॉमिक एक्टिविटी आर कॉल्ड। आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? सब लोग कमेंट कीजिएगा। आर्थिक क्रियाकलापों में अल्पकालिक संकुचन और विस्तार को क्या कहते हैं? उसको दोस्तों द बिजनेस साइकिल, व्यवसाय चक्र के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, व्हाट सिचुएशन वुड रिजल्ट इफ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एक्सीड द गवर्नमेंट रेवेन्यू ऑन करंट अकाउंट। यदि चालू खाता पर सरकारी खर्च सरकारी राजस्व से अधिक हो तो वह क्या स्थिति होगी? तो उसका स्थिति डायरेक्ट डिफिसिट बजटिंग, घाटा यानी घाटा बजट होगा दोस्तों, डिफिसिट बजटिंग। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इन विच स्टेज ऑफ द बिजनेस साइकिल द इन्वेंट्री स्टॉक विल बी द हाईएस्ट। व्यापार चक्र में किस चरण में सामग्री भंडार उच्चतम होगा? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा डिप्रिसिएशन अवसाद। ठीक है, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, एनी करंट अकाउंट डिफिसिट इज ऑफ नेसेसिटी फाइनेंस बाय ए। किसी भी चालू खाता घाटा को किससे वित्त पोषित करना आवश्यक होता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी नेट कैपिटल इनफ्लो, निवत पूंजीगत प्रवाह को। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, बैलेंस ऑफ ट्रेड इज द डिफरेंस बिटवीन। व्यापार संतुलन किन दोनों के बीच का अंतर है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी कंट्री एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट, देश का निर्यात आयात का। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, इनसाइडर ट्रेडिंग इज रिलेटेड टू। आंतरिक व्यापार किससे संबंधित है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा शेयर मार्केट से। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, इन टर्म ऑफ वैल्यू इंडिया एक्सपोर्ट इन डिसेंडिंग ऑर्डर इज। मूल्य की वृद्धि में भारतीय निर्यात का अवरोही क्रम बताइए। सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा दोस्तों पहले जिम एंड ज्वेलरी होगा, उसके बाद टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स। ठीक है, ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, हु विल इम्प्लीमेंटिंग द वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना स्कीम ड्यूरिंग फाइनेंशियल ईयर 17-18।
वित्तीय वर्ष 17-18 के दौरान कौन से वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? वरिष्ठ पेंशन बीमा योजना का क्रियान्वयन कौन करेगा? ये दोस्तों वैसे तो करंट अफेयर्स का उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। इसको आंसर मैं बता देना चाहता हूं। आंसर इसका हो जाएगा लाइफ इंश्योरेंस ऑफ इंडिया कॉर्पोरेशन, भारतीय जीवन बीमा निगम के अंतर्गत दोस्तों इस योजना का जो है देखभाल किया जा रहा है, चलाया जा रहा है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है बीच अमंग द फॉलोइंग इज नोट एन अकाउंट अंडर बैलेंस ऑफ पेमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा भुगतान संतुलन के अंतर्गत एक खाता नहीं है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑफिशियल रिजर्व अकाउंट, आधिकारिक आरक्षित खाता। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये द हेड क्वार्टर ऑफ यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। संयुक्त राष्ट्र संगठन का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। निम्नलिखित में से इसका मिलान कीजिए। इस संस्था है उसका मुख्यालय है। सभी संस्था बहुत महत्वपूर्ण है, एग्जाम में पूछे गए हैं बहुत बार। सब लोग कमेंट कीजिएगा। आईएमएफ का मुख्यालय कहाँ है? सबसे पहले बताइए। आईएमएफ का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में है दोस्तों। डब्ल्यूटीओ का मुख्यालय कहाँ है? काठमांडू है, ठीक है। एंड एडीबी का मनीला फिलीपींस यानी डी होगा। सार्क का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? सार्क का मुख्यालय काठमांडू है। डब्ल्यूटीओ एक कंफ्यूज हो गया इस चीज को। डब्ल्यूटीओ का कहाँ है दोस्तों? डब्ल्यूटीओ ध्यान से देखिएगा। डब्ल्यूटीओ का जेनेवा है, कंफ्यूज ना होइएगा। डब्ल्यूटीओ जेनेवा, ये आपका सही मिलान है, ठीक है। इधर नहीं आएगा। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन विच रिप्लेस्ड गेट हैज इट्स हेडक्वार्टर इज। विश्व व्यापार संगठन जो अब गैट के नाम से स्थानांतरण हो गया है दोस्तों, उसका मुख्यालय गैट का कहाँ है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा जेनेवा में है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट इज पब्लिश्ड बाय व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? ये प्रकाशित किया जाता है आईएमएफ के द्वारा। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आईएमएफ। आईएमएफ का फुल फॉर्म क्या होता है दोस्तों? सभी को पता होगा, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये वन ऑफ द फॉलोइंग इज आल्सो कॉल्ड वर्ल्ड बैंक। निम्नलिखित में से किसको विश्व बैंक भी कहा जाता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। आईवीआरडी के बोला जाता है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण एक विकास बैंक को। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है स्पेशल ड्राइंग राइट वर क्रिएटेड बाय। विशेष आहरण अधिकार किसने बनाए थे? स्पेशल ड्राइंग राइट किसने बनाए थे दोस्तों? ये बनाया गया था आईएमएफ के द्वारा, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष के द्वारा। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों। क्वेश्चन है बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशन इज आल्सो कॉल्ड वर्ल्ड बैंक। निम्नलिखित में से कौन सी संस्था को वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है? उस संस्था का नाम है इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। अंतरराष्ट्रीय बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट को वर्ल्ड बैंक के नाम से भी जाना जाता है। सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा और स्किप मत कीजिएगा। वीडियो लाइक शेयर भी करते रहिएगा। बीच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ कार्टेल। निम्नलिखित में से कौन सा उत्पादन संघ कार्टेल का उदाहरण है? पिछले क्लासेस में किया गया था दोस्तों, सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए ओपेक, ठीक है। कार्टेल को ओपेक के रूप में भी जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है बीच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ G8। निम्नलिखित में से कौन सी देश G8 का सदस्य नहीं है? उस कंट्री का नाम है रसिया। रसिया G8 का सदस्य नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी इज हेड क्वार्टर एट। ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक एनडीबी का मुख्यालय कहाँ है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। एनडीबी का मुख्यालय शंघाई में है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ ब्रिक्स। निम्नलिखित में से कौन सा देश ब्रिक्स ग्रुप का सदस्य नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इंडोनेशिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फिल इन द ब्लैंक्स इज ओनली एशियन मेंबर ऑफ G8। एशिया के देशों में अकेला कौन है जो G8 के
देशों में शामिल है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ब्रिक्स इज द एक्रोनेम फॉर द एसोसिएशन ऑफ 5 मेजर इमर्जिंग नेशन इकोनॉमिक, ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना और एक और कौन है दोस्तों? ब्रिक्स इन 5 प्रमुख उभरती राष्ट्रीय अर्थव्यवस्थाओं के संघ के लिए संक्षिप्त रूप है। ब्राजील, रूस, भारत, चाइना और एक और कौन है? वो है साउथ अफ्रीका। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ द इंडियन ओशियन रिम एसोसिएशन IORA? निम्नलिखित में से कौन सा देश हिंदू महासागर तटीय क्षेत्रीय संघ IORA का सदस्य नहीं है? करेक्ट आंसर होगा चाइना नहीं है दोस्तों। श्रीलंका, सेशल्स, मॉरिशस ये सभी है, चाइना नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। क्वेश्चन है, हु इज द प्रेजेंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ सार्क? सार्क का वर्तमान महासचिव कौन है? सार्क का वर्तमान महासचिव कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी होगा, मिस्टर अमजद हुसैन बी सियाल। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। विच कंट्री बिकम 7th मेंबर ऑफ साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन ऑन 31 मार्च 2017? 31 मार्च 2017 को कौन सा देश दक्षिण एशियाई उप क्षेत्रीय आर्थिक सहयोग संगठन का 7वां सदस्य बना है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए म्यांमार। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, विच कंट्री इज नॉट ए मेंबर ऑफ बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन? बिम्स्टेक जिसके नाम से जाना जाता है दोस्तों, बिम्स्टेक का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, याद कर लीजिए। कौन सा देश बहुक्षेत्रीय तकनीकी और आर्थिक सहयोग के लिए बंगाल की खाड़ी पहल बिम्स्टेक का सदस्य नहीं है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी पाकिस्तान उसका सदस्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, सार्क एग्रीकल्चर सेंटर इज बेस्ड ऑन विच सिटी? सार्क कृषि केंद्र किस शहर में स्थित है दोस्तों? सब लोग कमेंट कीजिएगा। वो है ढाका में। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, HDI इज एन एग्रीगेट मेजर ऑफ प्रोसेस इन विच ऑफ 3 डायमेंशन? HDI किन 3 क्षेत्रों में विकास का मापक है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। वो है हेल्थ, एजुकेशन एंड इनकम, स्वास्थ्य, शिक्षा और आमदनी से रिलेट करता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे ये, विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल वर्कर? उद्योग कर्मी के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक संख्या निम्नलिखित में से कौन प्रतिपादित करता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी द लेबर ब्यूरो, श्रम ब्यूरो। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स इज प्रिपेयर्ड बाय, मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है दोस्तों? और तैयार करता है UNDP। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच कंट्री वाज द फर्स्ट रैंक इन 2016 ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एंड पब्लिश्ड बाय यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम? संयुक्त राष्ट्र विकास परिषद द्वारा प्रकाशित मानव सूचकांक 2016 को किस देश का प्रथम स्थान मिला था? ये वैसे दोस्तों करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है, इसको याद करने से कोई फायदा नहीं है क्योंकि ये अब नहीं पूछेगा। ये 2019 में क्या रैंक है वो मैं बता देता हूँ। इंडिया का रैंक दोस्तों 130 है, 130 आउट ऑफ 189 में, ठीक है। और इस वर्ष भी दोस्तों प्रथम स्थान की बात करते हैं तो जर्मनी नहीं, नॉर्वे ही प्रथम स्थान पे रहा है, ठीक है। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में प्रथम स्थान पे जर्मनी ही रहा है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। बाय व्हाट नेम द ब्रिक्स बैंक प्रेजेंटली नोन? ब्रिक्स बैंक को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? ब्रिक्स बैंक को दोस्तों एफ्रो एशिया डेवलपमेंट बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। वॉल स्ट्रीट कोलैप्स लीड टू, वॉल स्ट्रीट में शेयरों के मूल्य अत्यधिक गिर जाने से क्या प्रभाव पड़ा? इसका दोस्तों ग्रेट डिप्रिसिएशन, महामंदी आ गया था। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है बैकवर्ड डेंडिंग सप्लाई कर्व बिलोंग टू व्हिच मार्केट? पश्चिम बंकन सप्लाई वक्र का संबंध किस बाजार से है?
करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी लेबर यानी श्रम बाजार से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है द बुक ग्लोबलाइजेशन डेमोक्रेटाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस। कहने का मतलब दोस्तों द बुक ग्लोबलाइजेशन डेमोक्रेटाइजेशन एंड डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस हैज बीन ऑथर्ड बाय। ग्लोबलाइजेशन डेमोक्रेटाइजेशन डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया है? याद कर लीजिएगा, इस पुस्तक का बहुत फेमस था दोस्तों, मूलचंद शर्मा के द्वारा। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है विच यूरोपियन कंट्री वाज नॉट वन ऑफ द सिग्नेचरी ऑफ द ट्रेजडी ऑफ रोम एस्टेब्लिशिंग द यूरोपियन इकोनॉमिक कम्युनिटी इन 1957। कौन सा यूरोपीय देश 1957 में रोम की संधि के माध्यम से यूरोपीय आर्थिक समुदाय की स्थापना में हस्ताक्षर करने वाले देशों में नहीं था? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए फिनलैंड कंट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। द टोटल फिजिकल प्रोडक्ट पर यूनिट ऑफ वेरिएबल इनपुट इज नोन एज। किसी परिवर्ती निवेश पर प्रति इकाई कुल वस्तु परक उत्पाद कहलाता है, उसको किस रूप में जाना जाता है दोस्तों? सब लोग कमेंट कीजिएगा। उसको जो है एवरेज फिजिकल प्रोडक्ट के रूप में जाना जाता है, औसत वस्तु परक उत्पाद के रूप में। ये सभी क्वेश्चन महत्वपूर्ण हैं, जिस क्वेश्चन का आंसर याद नहीं है याद कर लीजिएगा, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होते रहता है। क्वेश्चन है व्हेन द प्राइस ऑफ टू गुड्स टेंड टू वेरी इनवर्सली दे आर सेड टू बी। जब दो वस्तुओं की कीमत में विश्व भर में भिन्नता पाई जाती है तो उसे कहते हैं, उसको किस नाम से जाना जाता है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। उसको दोस्तों कॉम्प्लीमेंट्स यानी पूरक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है प्रोफेसर अमर्त्य सेन वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक 1998 फॉर हिज वर्क ऑन। प्रोफेसर अमर्त्य सेन को 1998 में अर्थशास्त्र पर नोबेल पुरस्कार किस कार्य के लिए मिला था? करेक्ट आंसर होगा वेलफेयर इकोनॉमिक, कल्याणकारी अर्थशास्त्री के रूप में इनको दोस्तों वर्ष 1998 में अमर्त्य सेन को अर्थशास्त्र पर नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। हु इज द एक्सपोनेंट ऑफ जनरल प्रिंसिपल ऑफ द प्राइसिंग। कीमत निर्धारण के सामान्य सिद्धांत के प्रतिपादन कौन करता है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए मार्शल के द्वारा किया गया था। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। डिमांड फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कमोडिटी विल बी ऑलमोस्ट परफेक्टली इन इलास्टिक। निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु की मांग लगभग पूर्णतः बेलोचदार होगी? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बेसिक फूड ग्रेन, आधारभूत खाद्यान्न। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन है नेम इंडिया ओल्डेस्ट क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो। भारत में सबसे पुराने क्रेडिट इंफॉर्मेशन ब्यूरो का नाम क्या है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी सिविल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडर को फाउंडर ऑफ स्नैपडील। निम्नलिखित में से स्नैपडील के संस्थापक सह संस्थापक कौन है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए कुणाल बहल है दोस्तों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फिल इन द ब्लैंक्स इज द फर्स्ट इंडियन कंपनी टू लिस्ट ऑन नास्डक नेस्डेक। ठीक है, नेस्डेक ने सूचीबद्ध होने वाली प्रथम भारतीय कंपनी कौन सी है? सब लोग कमेंट कीजिएगा। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी इन्फोसिस कंपनी। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा। MTNL कम अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी। MTNL निम्नलिखित में से किस श्रेणी में आता है दोस्तों? MTNL कंपनी है जो किस श्रेणी में आता है? सभी लोग कमेंट कीजिएगा। वो आता है नवरत्न श्रेणी में आता है दोस्तों। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। टेलीकॉम का कंपनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फिल इन द ब्लैंक्स इज द रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल इनपुट एंड आउटपुट कीपिंग ऑल अदर इनपुट आर हेल्ड कांस्टेंट। फिल इन द ब्लैंक्स प्रवर्ती आगत तथा निर्गत से संबंधित है। ऐसी स्थिति में जब अन्य सभी आगतों को स्थिर रखा जाता है तो उसको किस नाम से जाना जाता है? उसको आइसोक्वेंट यानी समान मात्रा के नाम से जाना जाता है दोस्तों। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा।
आशा करता हूं दोस्तों कि इस सेशन से आप लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। ठीक है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी जगह, ताकि सभी स्टूडेंट को बेनिफिट हो सके। ठीक है दोस्तों, इसका पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम पे ज्वाइन करके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर वेबसाइट studyindiaadda.com पे विजिट करके वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। फ्री में पीडीएफ वहां पे प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, और ये सभी का लिंक दोस्तों इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से डायरेक्ट जाकर के विजिट करके वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, जो सीरियस तरीके से गवर्नमेंट सेक्टर एग्जाम का प्रिपरेशन करना चाहते हैं कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब और घंटे के बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, ताकि मैं जो भी वीडियो इस चैनल पर प्रोवाइड कराता हूं उसका सीधा नोटिफिकेशन आपको मोबाइल तक पहुंचे। और वीडियो को सभी लोग लाइक करें, शेयर करें हर जगह, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, टेलीग्राम ग्रुप पे, ताकि सभी को बेनिफिट हो सके। दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।